हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस बुक पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर है हमारा 5। ठीक है, और इसकी हेडिंग है रेशों से वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ रखा है कि वस्त्र जो बनते हैं वो रेशों से बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये रेशे हमें मिलते कहाँ से हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हमें ये जानना है कि जो रेशे से वस्त्र बनते हैं तो रेशे कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए रेशे जो हैं वो या तो हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं या फिर जीव जंतु से मिलते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे से मिले उनको कहते हैं पौध रेशा, और जो जीव जंतु से मिलते हैं उसे कहते हैं जांतव रेशा। ठीक है, देखिए तो पौध रेशे जैसे किसको कहेंगे हम लोग पौध रेशे, तो जो कौन से ऐसे रेशे हैं जो में मिलते हैं पौधे से। ठीक है, तो देखिए जूट हो गया, पटसन हो गया, कपास के लिए जो रुई जो होता है कपास से, तो वो सब क्या है पौध रेशा है। ठीक है, ये सब हमें प्लांट से मिलता है, तो ये पौध रेशे हो गए। ठीक है, अब जांतव रेशे कौन से हैं, तो जो हमें जंतु से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं ठंडे के समय में, ठीक है, तो वो ऊन से बना होता है, तो ऊन के लिए रेशा किससे मिलता है हमें, तो वो मिलता है हमें भेड़ से। ठीक है, और भेड़ क्या है, एक जंतु है। ठीक है, तो भेड़ के बाल से ही ऊन बनता है, तो ये क्या हो गया, जांतव रेशा हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग जो रेशमी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सिल्क के कपड़े, तो वो किससे मिलते हैं, तो वो देखिए रेशम का जो कीट होता है उसके कोकून से हमें मिलता है, तो रेशम का कीट भी एक जंतु है, तो ये भी हो गए हमारे जांतव रेशे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने दो तरह के जो यहाँ पे रेशे देख रहे हैं, तो एक तो प्लांट से मिला, दूसरा मिला हमें जीव जंतु से। ठीक है, तो दोनों देखिए हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, दोनों नेचुरल तरीके से हमें मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल फाइबर। ठीक है, नेचुरल तरीके से मिला तो नेचुरल फाइबर। ठीक है, बट अब जो है अब मतलब कि आर्टिफिशियल फाइबर्स का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है देखिए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए प्राकृतिक रूप से मिला तो वो प्राकृतिक रेशा था, नेचुरल फाइबर। बट अब क्या है कि जो नेचुरली जो हमें रेशा मिल रहा है उसमें कुछ अन्य रेशे मिला करके या फिर कोई अदर चीज़ उसमें मिक्स करके जो है उसको आर्टिफिशियली तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रेशा है यही क्या कहलाता है, कृत्रिम रेशा। ठीक है, और देखिए जो प्राकृतिक रेशा है उसका मतलब कि देखिए उसका उत्पादन जो भी प्रोसेसिंग है वो काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग है, प्लस उसमें खर्च भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके कारण से देखिए हमें जो नेचुरल फाइबर्स जितने भी आते हैं तो वो थोड़े महंगे होंगे। ठीक है, लेकिन कृत्रिम रेशा जो भी होगा, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है, ठीक है, वो उसमें क्या होगा कि देखिए वो जो मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग में उतनी लंबे समय भी नहीं लगते, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ देखिए उसमें मिक्सिंग है, तो मतलब कि उसमें देखिए उतना मतलब कि खर्च नहीं आता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसका दाम भी कम हो जाता है। ठीक है, उसका प्राइस कम हो जाता है। जैसे आप सिल्क देखिए, तो अगर प्योर सिल्क वगैरह आप देखेंगे तो क्या होगा, उसका प्राइस जो होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, बट अगर मिक्स वाला रहेगा, आर्टिफिशियल फाइबर्स का बना होगा अगर, तो उससे क्या होगा कि उसका प्राइस जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों में एक डिफरेंस भी है। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऐसे कृत्रिम रेशे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जैसे नायलॉन हो गया, फिर आजकल आप लोग लायरा जो उसके कपड़े देखते हैं, तो वो सब क्या है, ये एक कृत्रिम रेशा का बना हुआ है। ठीक है, देखिए आप लायरा वगैरह के देखेंगे तो प्राइस भी बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल फाइबर से। ठीक है, तो इसलिए इसका प्राइस भी कम होता है, और जो प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक रेशे हैं उसका प्राइस भी हाई होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसकी प्रोसेसिंग में कि उसको बनाने में कितना लंबा प्रोसेस लगता है, और सेकंड थिंग कि उसमें हमारा इन्वेस्ट कितना होता है। तो जो नेचुरल है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट होता है और आर्टिफिशियल में इन्वेस्ट कम होता है। ठीक है, तो अब देखिए है यहाँ पे कि ऊन जो है वो हमें किस किस से मिलते हैं। ऊन के बारे में हम लोग जान रहे थे कि जांतव रेशा है, तो वो देखिए भेड़ से मिलता है, याक से मिलता है, और फिर पहाड़ी बकरियों से भी मिलता है। ठीक है, तिब्बत साइड की जो बकरी होती है तो उधर मतलब कि वैसे पहाड़ी बकरी जो होती है तो वहाँ से उनसे भी ऊन मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे हमें ऊन मिल गया। ठीक है, और रेशम जो है वो किससे मिल गया हमें, तो रेशम कीट का जो कोकून होता है उससे हमें रेशम का रेशा मिल गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अब है कि देखिए जो महीन, देखिए अब बात करते हैं, जैसे हम लोग जंतु से तो रेशा मिल रहा है, ठीक है, बट क्या हर तरह के बाल का उपयोग किया जाता है जंतु के शरीर का? जैसे देखिए अब भेड़ ही है तो उसके भी शरीर में देखिए दो तरह के बाल होते हैं। जैसे कि देखिए अगर उसका आप दाढ़ी वगैरह का जो मोटा बाल होता है तो उसका देखिए यूज़ नहीं किया जाता है फाइबर्स के, मतलब कपड़े बनाने के लिए फाइबर्स में, ठीक है। तो कहाँ का बाल, तो उसके बॉडी का जो बाल होता है, मुलायम हिस्सा जो होता है बाल का, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है ऊन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हर तरह का हम लोग उसको बाल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ हमें देखिए रेशा बनाने के लिए मुलायम बालों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस चीज़ के लिए जब लोगों ने देखा कि हाँ हमें मुलायम बाल की ज़रूरत है, तो उन्होंने चयन किया कि किस ऐसा कौन से जानवर है जिनका जो है बाल मुलायम है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशली उन सारे जानवर को चयन करके, चूज करके, ठीक है, और उसी के जो है प्रजनन को उन लोगों ने बढ़ावा दिया ताकि क्या कर सके कि उन्हें अच्छा रेशा मिल सके, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए कि भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, ठीक है। इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है जो उसी प्रकार के भेड़ों को जन्म देती है, ठीक है, जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। तो इस प्रकार के भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब है कि देखिए जैसे भेड़ से तो हम लोग उसके बाल से मतलब कि रेशा प्राप्त कर लिए, ऊन बना लिए, ठीक है। तो क्या उसको दिक्कत होता है क्या कुछ? उसका भेड़ को कोई नुकसान पहुंचता है जब उसका बाल को काटा जाता है, ठीक है? तो देखिए भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता जब उसके बाल को काटा जाता है, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में जो हमारे बाल है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, बढ़ते हैं तो हम जा करके उसको ट्रिमिंग करा देते हैं, ठीक है। तो क्या हमें दर्द होता है? नहीं। उसी तरह से भेड़ों को भी दर्द नहीं होता है, ठीक है। और एक बार कटिंग के बाद उनके बाल फिर से उग जाते हैं, ठीक है। और देखिए उनके शरीर में जो वो बाल होते हैं वो देखिए उनको क्या करते हैं कि ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बात है यहाँ पे कि आखिर उनके शरीर के जो बाल है उनको कब काटा जाता है? क्या हर समय हम लोग काट सकते हैं? नहीं। देखिए उसको स्पेशली गर्मी के टाइम में काटा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर उसके ठंडे के टाइम में आप काटोगे तो वो क्या करता है, उसके शरीर का जो बाल है उसको वो ठंड से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप उस समय में काटोगे तो उसको ठंड लगेगी, है ना। इसीलिए ठंड के समय में उसकी कटाई नहीं की जाती है। तो कब की जाती है? तो वो होता है समर का टाइम, ठीक है, गर्मी के समय में। गर्मी के समय में उसके बालों की कटाई की जाती है ताकि जब तक ठंड आएगी तब तक उसके शरीर में फिर से बाल आ जाएगा और फिर उसे ठंड में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसके जो कटिंग का टाइम होता है वो गर्मी का होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ नस्ल का नाम बताया है, उसका ऊन का गुणवत्ता जो है वो कहाँ पाई जाती है, यहाँ आपका बुक में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपका जो है नस्ल का नाम बताया गया है, वो किस तरह का ऊन का उनका गुणवत्ता होती है और वे कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि लोही जो नस्ल है तो वो उसको उत्तम कोटि का ऊन मिलता है, ठीक है। वो कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान पंजाब में रामपुर बुशायर वहाँ मिलता है, उससे हमें भूरी ऊन मिलती है। ये कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसका देखिए नाली है वो दरी की ऊन उससे मिलती है, वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बाखरवाल इससे सौलों के लिए ऊन मिलती है, ये कहाँ मिलते हैं? तो जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। उसका पाटनवाड़ी ये इससे क्या होता है? हौजरी के लिए ऊन मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है? तो मैं गुजरात में मिल जाता है। उसका तो मारवाड़ी तो मोटा ऊन मिलता है इस समय, और ये कहाँ मिलती है? तो गुजरात में मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ आपका नस्ल का नाम था जिनसे कि किस तरह के ऊन मिलते हैं और वे कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इतनी जान ली, तो अब हम लोग जानेंगे कि रेशों से ऊन को बनाया कैसे जाता है, क्या उनका प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऊन का क्या होता है? कटाई होता है, ठीक है। तो कटाई के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए भेड़ के शरीर के जो बाल के साथ साथ उसके चमड़े की अगली परत को भी काट करके अलग से हटा लेते हैं, ठीक है। इसे ऊन की कटाई कहते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका बाल के साथ में उसका थोड़ा सा चमड़ी का भी पतला परत निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसको कैंची या फिर कोई वैसा मशीन से काट लिया जाता है, ठीक है। और उसको काटने के बाद जो है फिर सेकंड प्रोसेसिंग होता है कि उसका अभिमार्जन या फिर मंजाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से इसमें धोया जाता है जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है, ठीक है। मतलब उसका धुलाई होता है इसमें ताकि जो भी उसमें गंदगी है वो सारा उससे
निकल जाए, ठीक है। सेकंड प्रोसेस हो गया। उसका थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, तो छटाई होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अभिमार्जन के बाद बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकृति के बालों की छटाई की जाती है। इसके लिए रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है तथा जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे छटाई हो जाता है उसका। नेक्स्ट प्रोसेसिंग है हमारा कि धोना या सुखाना। अब छोटे छोटे रोएदार रेशे जिन्हें बर कहते हैं को चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है। ये वही बर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद रेशों को फिर से धोया जाता है और अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। इस प्रकार उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए भेड़ बकरी से जो भी हमें बाल रेशा मिलता है तो वो मेनली देखिए क्या होता है कि उजला, काला या फिर भूरा होता है, ठीक है। तो हम लोग तो देखते हैं कि स्वेटर हम लोग जो भी कलर में चाहे उस कलर में पहनते हैं, तो फिर वो कैसे होता है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊन जब बनता है तो साथ में उसका कलर मतलब उसमें किया जाता है, ठीक है, उसमें रंग किया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रोसेसिंग है हमारा रंगाई, कलरिंग, ठीक है। तो भेड़ों एवं बकरियों से प्राप्त बाल प्रायः उजला, काला या भूरा होता है, ठीक है। ये रेशों या तंतुओं को हम भांति भांति के रंगों में रंग सकते हैं। तो इसमें हम लोग कलर खुद से जो भी हमारी मर्जी हो उसके अनुसार हम लोग उसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रीलिंग का। तो देखिए अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है, ठीक है। अब लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों के लिए ऊन बनाई जाती है और छोटे छोटे धागों को काटकर उनसे ऊनी कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका ऊन बनाने का, ठीक है। तो ऊन की प्रोसेस हमें याद रखनी है ये सारी की कौन कौन सी प्रोसेस थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब एक है कि व्यावसायिक संकट। व्यावसायिक संकट किसको कहते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, जिससे उसका जीविका चलता है, ठीक है। उनकी रोजी रोटी मतलब कि साधन यही होता है, ठीक है, ऊन बहुत लोगों के लिए। लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एंथ्रेक्स नामक जीवाणु जो है उससे संक्रमित हो जाते हैं और उनकी जान को खतरा हो जाता है, ठीक है। तो यह जीवाणु एक घातक रक्त रोग का कारक है जिसे सोट्स रोग कहते हैं, ठीक है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। मतलब जो वो जीविका के लिए अपना काम करते हैं और उस काम के दौरान अगर उनके शरीर में कोई भी परेशानी होता है तो उस तरह के संकट को व्यावसायिक संकट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा रेशम कीट, ठीक है। तो रेशम जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, रेशम कीट से मिलता है, रेशम का जो कीड़ा होता है उससे मिलता है। तो देखिए रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं, ठीक है। इसको सेरीकल्चर इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका जीवन चक्र कैसा है, कैसे मिलता है हमें रेशम, ठीक है। तो देखिए मादा रेशम कीट अंडे देती है, अंडों से लार्वा निकलते हैं जिसे रेशम कीट या सुंडी कैटरपिलर्स कहते हैं। वे शहतूत की पत्तियां खाती है तथा आकार में बढ़ती है। मादा रेशम कीट जो है वो क्या करती है कि अंडे देती है, ठीक है, और अंडों से निकलते हैं लार्वा जिसे रेशम का कीट कहते हैं और वे फिर क्या खाते हैं, शहतूत की पत्तियां खाकर वे अपने आकार में वृद्धि करते हैं, ठीक है। शहतूत की पत्ती खाते हैं वे, ठीक है। अब देखिए जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। और इस तरह से जब वो शहतूत की पत्तियां खाकर बड़े हो जाते हैं तो वे जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम सुंडी कैटरपिलर या लार्वा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। इसके बाद वह अपने सिरों को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। सिर की इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो सूखकर कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है, ठीक है। तो देखिए इससे एक क्वेश्चन निकलता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि रेशम का रेशा जो है वो किस चीज का बना होता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुंडी जल्द ही रेशम रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है। रेशम रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है। अब यह प्यूपा कहलाता है, ठीक है। ढकने के बाद इसके ऊपर का आवरण कोकून कहलाता है, ठीक है। और इसके ऊपर प्यूपा का जो ऊपर का आवरण होता है उसी को कोकून कहते हैं और कोकून के अंदर कीड़े का विकास होता रहता है रेशम कीट का, ठीक है। इसी कोकून से रेशमी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रेशमी तंतुओं से रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं और रेशमी धागों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है।
रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं, वे एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न रेशम धागों की बनावट जैसे मोटाई, चिकनाहट आदि भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क आदि विभिन्न प्रकार के रेशम धागे बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह का जो उसका कीट होता है, ठीक है, और उसके कीट के अलग अलग प्रकार होने के कारण भी सिल्क के जो है अलग अलग प्रकार बनते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ मेंशन थे उसके प्रकार, जैसे तस्सर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सब उसके टाइप्स थे कुछ। ठीक है, देखिए सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर कोमल, चमकदार और लचीले होते हैं। ठीक है, इन्हें सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है, उसमें भी कलरिंग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना। देखिए रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना एक पेशा है, मतलब किसी का व्यवसाय का ये एक साधन है, पैसा अर्जित करता है उससे। ठीक है, अपना जीविका चलाता है इसी से। ठीक है ना, तो देखिए हमारे देश में व्यापारिक पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को जमा करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार रेशम उत्पादन की एक लंबी प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। देखिए रेशम को भी जो पाना है उसका भी एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग उसका प्रोसेस देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो रेशम कीट का पालन करना पड़ता है। एक मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी पूर्वक कपड़ों की पट्टियों या गत्तों, बक्सों या बांस के ट्रे में एकत्र करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, मादा रेशम कीट और उसके अंडे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। ये है मादा रेशम कीट और ये उसके अंडे दिखाए गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए किसान अंडे के बॉक्स या ट्रे को स्वास्थ्यकर, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में अंडा सेने की मशीन में रखते हैं। ठीक है, और उसका टेम्परेचर का लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि उसको कितना हीट मिलना चाहिए, किस तरह का उसको टेम्परेचर में रखना है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल उसके हिसाब का टेम्परेचर दिया जाता है और मशीन से उसका अंडा को सेने की मशीन होती है उसमें रखते हैं। ठीक है, यह मशीन विद्युत द्वारा गर्म किया गया बॉक्स है। इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखते हैं। ठीक है, गर्म रखा जाता है बॉक्स में भर करके। अब देखिए यहाँ पे देखिए दिखाया गया शहतूत की पत्ती खा रही है, ये रेशम का कीट है। ठीक है, इन अंडों में से लार्वा बाहर निकलती है, तब इन्हें रेशम या शहतूत वृक्ष की ताजी पत्तियों पर पहुंचा दिया जाता है। ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और आप में काफी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों बाद लार्वा खाना बंद कर देते हैं। इसे पुआल या छोटी झाड़ियों में रख दिया जाता है जिस पर वह अपना कोकून बना सके। ठीक है, ये पुआल या झाड़ियों से चिपक जाते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर रेशम रेशों से कोकून बनाते हैं। रेशम लार्वा कीड़ा कोकून के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद यह शलभ में विकसित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है। तो रेशम रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप या भाप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा कोकूनों से रेशम तंतु अलग हो जाते हैं। ये तंतु इतने परिष्कृत, फाइन एवं कोमल होते हैं कि इनको पकड़ना संभव नहीं होता। ठीक है, अतः इनमें से अनेक तंतुओं को एक साथ घुमा घुमा कर रील धागा बनाया जाता है। ठीक है, उसको पकड़ना आसान नहीं होता क्योंकि वो बहुत कोमल होते, टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको घुमा घुमा करके सीधा धागे में रील कर लिया जाता है। ठीक है, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों से रेशमी धागों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है रेशम का रील बनाना कहते हैं उसको। ठीक है, इसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है। यह मशीनें कोकूनों से रेशम के तंतुओं या धागों को खोल देती है। फिर रेशम के रेशों या फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। आजकल बाजारों में कृत्रिम रेशम के वस्त्रों की भी बिक्री हो रही है। ठीक है, कृत्रिम रेशम मतलब कि उसका इतना प्रोसेस नहीं होता, उसमें कुछ मिक्स किया जाता होगा, मिक्स करके उसको बनाया जाता होगा। ठीक है, तो क्या कृत्रिम एवं प्राकृतिक रेशम या शुद्ध रेशम में अंतर कर सकते हैं? तो देखिए कैसे हम लोग जो है ओरिजिनल सिल्क और कृत्रिम सिल्क जो है दोनों में हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे। देखिए तो जो देखिए ओरिजिनल सिल्क होगा अगर हम उसको जलाएंगे तो वो क्या होगा कि लेट से जलेगा, जो शुद्ध सिल्क होगा। ठीक है, प्योर बिल्कुल। लेकिन जो
कृत्रिम सिल्क होगा वो क्या होगा, वो जलाने से जो है तुरंत जल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों का पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा जो है वो कृत्रिम रेशम है, ठीक है। अब देखिए हमारे राज्य में रेशम कहाँ कहाँ पाया जाता है। झारखंड में, देखिए झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रमुख का स्थान है, ठीक है। राज्य के धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहिबगंज आदि जिलों में तसर रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। खरसावा जिले का कुचाई सिल्क एक उत्तम प्रकार का रेशम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ जो है प्रोसेस देखे थे रेशम बनाने का और ऊन कैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो भी चैप्टर की स्टडी होगी वो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।